जब हम किसी मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो अक्सर वहाँ से बाहर निकलते वक्त ढेर सारे भिखारी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक कभी उन्हें पैसे देते हैं तो कभी मना कर देते हैं, यानी हमारे पास ना कहने का ऑप्शन होता है। लेकिन सोचिए कि वहाँ से बाहर निकलते वक्त अगर इन भिखारियों की जगह हाथ में AK-47 लिए हुए बदमाशों की पूरी जमात हो और वो आपके सर पर बंदूक रख करके आपसे पैसे मांगे, तो क्या तब भी आपके पास ना कहने का ऑप्शन होगा? शायद नहीं। और इंडिया में टैक्स का सिस्टम कुछ ऐसा ही है, जहां सरकार ने हर भारतीय के सर पर फोर्सफुली टैक्स वसूलने के लिए एक इनविजिबल AK-47 लगा रखी है। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि मरने के बाद शायद वो गैंगस्टर आपकी डेड बॉडी छोड़कर चले जाएं, लेकिन सरकार आपकी डेड बॉडी और आपकी छोड़ी हुई संपत्ति से भी टैक्स वसूलना जारी रखती है। चलिए मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के मिडिल क्लास की तरक्की और उस पर टैक्स के बोझ को थोड़ा करीब से समझते हैं। कि आदमी व्यापार करेगा या सरकार की सिर्फ फॉर्मेलिटियां पूरी करेगा? अब GST में कॉम्प्लिकेशन हो गया। ₹1,00,000 महीना वाला भी गरीब हो गया भाई। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। GST से हम लोग को फायदा भी नहीं। मुझे वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अच्छी नहीं लगती। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके सबसे बड़े वादों में से एक था भारत को काले धन से मुक्ति दिलाना। लेकिन 10 साल नोटबंदी और GST इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद क्या हम वाकई काले धन को खत्म कर सके? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये आंकड़े देखिए। अहमदाबाद कस्टम्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर पकड़े गए स्मगल्ड सोने में FY24 में 65% की इंक्रीमेंट हुई है। अकेले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 180 करोड़ का सोना जब्त किया गया। RBI की रिपोर्ट बताती है कि नकली 500 नोटों में 102% की वृद्धि हुई है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ब्लैक स्टॉक मार्केट भी है, और ये इतना बड़ा है कि जहां NSE का डेली ट्रेडिंग अमाउंट लगभग 1 लाख करोड़ का है, वहीं इस काले बाजार का डेली टर्नओवर 70,000 करोड़ अनुमानित है। तो सवाल जिसका तस है कि काला धन खत्म क्यों नहीं हो सका? आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मगलिंग से लेकर काले बाजार तक और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के उदय तक, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, टैक्स। जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि पॉपकॉर्न पर भी अब कई तरह से टैक्स लगेगा, तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। लोगों ने निर्मला जी को वसूली ताई बुलाना शुरू कर दिया। मीम्स की बाढ़ आ गई। ये अच्छा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये समस्या कितनी गहरी है, क्योंकि ये सिर्फ 8-10 चीज़ों के GST रेट की बात नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे देश का मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। बजट आज एक फैशन बन गया है, एक वन डे, जैसे क्या बोले, हक डे, लव डे, रोज डे, उसी टाइप का एक बजट डे है, जिसमें हम लोग सोचते रहते हैं कि कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, कुछ वैसा इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको ये बातें एंटी BJP नैरेटिव लग रही हैं, तो ज़रा देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों के नतीजे देखिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो रोज़मर्रा के सामान बनाती है, उसका मुनाफा गिर रहा है। नेस्ले, टाटा, ITC, सबके FMCG ब्रांड्स का यही हाल है। उनके CEOs खुद मान रहे हैं कि शहरों में यानी मिडिल क्लास के लोगों में सामान खरीदने की डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा है ही नहीं। सरकार ने उन्हें इतना निचोड़ लिया है कि शायद अब वो मिडिल क्लास बचे ही नहीं है। I can always incentivize you, go for insurance, go for savings, go for this, and come up with a fantastically high rate and say, all right, I've given you discounts, but I need my money. इस बात को समझने के लिए भारत को 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। इंडिया 1, ये 12 करोड़ अमीर लोग हैं। देश के टोटल कंजम्पशन का 50 to 60% खर्चा यही करते हैं। इंडिया 2, ये 30 करोड़ लोग हमारे मिडिल क्लास हैं। और इंडिया 3, ये देश की बाकी गरीब आबादी है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग यानी लगभग 100 करोड़ की आबादी है। इंडिया 1 यानी अमीर लोग खूब पैसे खर्च कर रहे हैं, प्रीमियम चीज़ें खरीद रहे हैं। और इंडिया 3 यानी गरीब लोग सरकार के मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। बीच में फंसा है इंडिया 2 यानी हमारा मिडिल क्लास, जो टैक्स और महंगाई के इस दलदल में, इस चक्की में ऐसा पिस रहा है कि अब बेसिक और एंट्री लेवल का सामान खरीदना भी उसके लिए मुश्किल हो गया है। इस पिसाई को और करीब से समझने के लिए मिलिए इंडिया 2 का चेहरा रवि से। रवि कोई काल्पनिक चेहरा नहीं है, ये भारत के उन करोड़ों युवाओं का चेहरा है जो हर रोज़ 8-10 घंटे की एक छोटी सी क्यूबिकल में बैठकर मेहनत करते हैं ताकि वो अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। रवि मुंबई की एक MNC में काम करता है और उसकी सालाना ग्रॉस इनकम 9,60,000 रुपये है। सुनने में रकम काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन ये एक छलावा है। इससे पहले कि रवि इस पैसे से अपने भविष्य के सपने बुनना शुरू करे, सिस्टम अपना पहला और सबसे गहरा घाव देता है। इस घाव का नाम है इनकम टैक्स। सरकार कहती है कि रवि, तुम्हारी कमाई के पहले 3 लाख पर हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा और कमाते हो, सिस्टम अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देता है। नई टैक्स रिजीम के हिसाब से रवि की 9,60,000 की सैलरी पर सारे स्लैब लगाकर इनकम टैक्स बनता है करीब 54,000। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम बड़ा होशियार है। वो कहता है कि जो टैक्स तुमने अभी दिया है, उस टैक्स पर भी टैक्स दो। इसे नाम दिया गया है सेस।
इस पर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस यानी 2,160 रुपये, और चूंकि रवि मुंबई में रहता है तो 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स अलग से। कुल मिलाकर रवि की सैलरी से 58,660 रुपये का सालाना टैक्स कट जाता है, इससे पहले कि वो उस सैलरी को हाथ भी लगा सके। रवि को हर महीने 80,000 की जगह लगभग 75,000 रुपये ही मिलते हैं। अगर इसे पूरे साल में देखें तो सीधी सीधी बात है कि रवि 12 महीने काम करता है, लेकिन 22 दिन यानी लगभग 1 महीने की कमाई उसकी अपनी नहीं है, वो सीधे तौर पर सरकारी खाते में चली जाती है। इस सब के बावजूद रवि एक जिम्मेदार इंसान है। वो अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के इलाज के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाना चाहता है। वो अपनी इसी कटी पिटी सैलरी में से 2 लाख रुपए निकाल करके एफडी में डाल देता है। साल के अंत में उसे अपनी बचत पर 14,000 का ब्याज मिलता है। ये उसकी बचत का इनाम होना चाहिए, लेकिन टैक्स की नज़र इस पर भी है। जैसे ही ये ब्याज रवि के खाते में आता है, सिस्टम एक बार फिर से हमला बोलता है। बैंक तुरंत 10% TDS काट लेता है और बाकी बची हुई रकम पर रवि को अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो बात को सीधा समझिए, आप मेहनत करते हैं, अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स देते हैं, फिर आप उस टैक्स दिए हुए पैसे को बचाते हैं, और जब आपकी वो बचत थोड़ा सा ब्याज कमाती है तो सरकार उस पर दोबारा टैक्स लगा देती है। तो ये बचत को प्रोत्साहन देना नहीं है, ये बचत करने पर सजा देने जैसा है। तो इनकम टैक्स और सेस की पहली चोट सहने के बाद रवि को लगता है कि चलो अब जो बचा है वो तो मेरा है, लेकिन वो फिर से गलत है। असली खेल तो अब शुरू होता है, एक ऐसा खेल जो नजर ही नहीं आता, जिसका नाम है GST। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो रवि के हर कदम, हर सांस के साथ कसता चला जाता है। रवि सुबह उठता है और 1 कप चाय पीता है। उसे लगता है कि वो तो सिर्फ चाय पी रहा है, लेकिन असल में वो सरकार को 5% GST दे रहा होता है। वो अपने बच्चे के लिए बिस्कुट खरीदता है तो सरकार उस बिस्कुट पर 18% GST ले लेती है। वो ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता है और उस पेट्रोल की आधी से ज़्यादा कीमत सिर्फ टैक्स के रूप में सरकार की जेब में चली जाती है। ये जाल सिर्फ ज़रूरतों की चीज़ों तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये रवि के सपनों पर भी फैला हुआ है। वो अपने परिवार को गर्मी से निजात दिलाने के लिए एक AC खरीदने का सपना देखता है, लेकिन सिस्टम कहता है कि इस पर 28% टैक्स पहले इधर ला के रखो। वो एक नया फ़ोन खरीदने की सोचता है, लेकिन सरकार उस पर भी 18% हिस्सा मांग लेती है। और अगर उसने गलती से कार खरीदने का सपना देख लिया तो 28% GST, उसके ऊपर से सेस, उसके बाद रोड टैक्स, उसके ऊपर से टोल टैक्स। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये सिस्टम का सबसे क्रूर और घटिया मजाक है। जिस सैलरी को पाने के लिए रवि ने पहले इनकम टैक्स चुकाया था, अब उसी टैक्स कटी हुई सैलरी को खर्च करते हुए हर कदम पर उसे दोबारा टैक्स देना पड़ा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है दोस्तों, जिसमें अभिमन्यु की तरह घुसना तो आसान है, लेकिन निकलना नामुमकिन। अब घर की बात करते हैं। पिछले 1 साल में भारत के टॉप 7 शहरों में घर की कीमत में 23% बढ़ोतरी देखी गई है। नोएडा और गुड़गांव में तो 150% तक घर की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, और 5-10% स्टैम्प ड्यूटी और फिर 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज सरकार को देना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की फीस, AC, फ्रिज, वाटर प्यूरीफायर पर GST और बिजली के बिल पर छिपे हुए कई तरह के टैक्स। ये एक एंडलेस साइकिल है दोस्तों, और इस कहानी का सबसे अन्यायपूर्ण हिस्सा अब सुनिए। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में GST का कुल 60% से ज़्यादा हिस्सा देश के 50% गरीब लोग चुकाते हैं, जहां मिडिल क्लास लगभग 1/3 चुकाता है। और देश के सबसे अमीर 10% लोग GST के टोटल का सिर्फ 3 to 4% ही देते हैं। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। यही नहीं, सरकार ने चालाकी से रोजमर्रा की चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया है। पैकेट वाले आटे, पनीर, दही सब पर 5% टैक्स। लेकिन यही अगर आप 25 किलो से बड़ा पैकेट खरीदते हैं तो उस पर कोई GST नहीं। तो ये नियम किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है? ताकि बड़ी कंपनियां जो बल्क में सामान खरीदती हैं वो टैक्स से बच जाए और सारा का सारा बोझ पड़े आम आदमी पर। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा। तो जब एक सिस्टम इतना घुटन भरा हो जाए, जब उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो होता क्या है? इंसान सिर्फ घुटता ही नहीं है, वो बाहर निकलने का रास्ता देखने लगता है। और वो रास्ता अक्सर एक अंधेरी दुनिया की तरफ ही ले जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी। 1970 के दशक में तब की सरकार ने अपनी महान बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोगों पर करीब 98% का टैक्स लगा दिया। यानी आप 100 रुपये कमाएंगे और 98 रुपये सरकार ले लेगी। इसका नतीजा ये रहा कि टैक्स की चोरी देश का सबसे बड़ा बिजनेस बन गई, और इसी माहौल ने दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान जैसे स्मगलरों और अंडरवर्ल्ड डॉन को जन्म दिया। कल्पना कीजिए कि एक तरफ जमुना दास है, एक अमीर व्यापारी जो अपना 5 लाख का फ्लैट बेचना चाहता है लेकिन 98% टैक्स नहीं देना चाहता, और दूसरी तरफ है दाऊद इब्राहिम जिसके पास 5 लाख रुपए का काला धन है जिसे वो सफ़ेद करना चाहता है। टैक्स सिस्टम ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे का साथी बना दिया। डील हुई, कागज़ पर कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए दिखाई गई, बाकी का 4 लाख कैश में दे दिया गया। जमुना दास टैक्स से बच गया, दाऊद का काला धन सफ़ेद हो गया। हरा कौन? सिर्फ भारत सरकार, जिसने टैक्स भी खोया और एक गैंगस्टर को और ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली बना दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो 50 साल पुरानी बात है, इसे आज दोहरा कर मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? लेकिन यहीं पर आप गलत हैं, क्योंकि किरदार बदल गए हैं।
तरीके बदल गए हैं पर खेल आज भी वहीं का वहीं है और आज का मैदान है इंडियन स्टॉक मार्केट। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। ये है अरुण, इंडिया का एक होशियार एफएनओ ट्रेडर। ये कानूनी रास्ते पर चलता है, लेकिन कानूनी रास्ता एक महंगी सड़क है। हर ट्रेड पर एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्ज और न जाने क्या क्या। एक कैलकुलेशन से समझिए, अरुण ने मेहनत करके रिस्क लेकर के साल में 5 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन इन सारे चार्जेस को चुकाने में 4 लाख रुपए उसके हाथ से निकल गए। बचा क्या? 1 लाख रुपए। और ये तब है जब वो इंडिया के 90% ट्रेडर्स की तरह नुकसान में नहीं है बल्कि मुनाफे में है। अब आप बताइए कि अरुण के पास विकल्प क्या है? कानूनी रास्ता उसे और ज़्यादा गरीबी की ओर ले जा रहा है और यहीं उसके पास दूसरा रास्ता दिखता है, डब्बा ट्रेडिंग, काले बाजार का स्टॉक मार्केट। कोई टैक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं। अरुण जैसे हज़ारों ट्रेडर इसी अंधेरे रास्ते पर धकेल दिए जाते हैं और ये काला बाजार आज रोज़ाना 70,000 करोड़ का हो चुका है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या मिडिल क्लास और गरीब लोग आलसी हैं? क्या वो काम नहीं करना चाहते? एटलीस्ट हमारे देश के बड़े बड़े सीईओ तो यही मानते हैं। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. I regret I'm not able to make you work on Sundays. ये आपको 70 घंटे काम करने की सलाह देते हैं, लेकिन सच ठीक इसके उल्टा है। सच ये है कि आपकी कमाई सरकार और यही बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस मिल करके लूट रही हैं। पिछले 15 सालों में इंडियन कंपनीज ने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। कंपनियों का मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, लेकिन आपकी सैलरी वो महंगाई की तुलना भी नहीं कर पा रही है, यानी आपकी सैलरी ग्रोथ नेगेटिव में है। साल 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती की। कहा गया कि कंपनियां से पैसे इन्वेस्ट करेंगी, नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। सरकार को पिछले 5 सालों में 9 लाख करोड़ का घाटा हुआ है और इस घाटे की भरपाई कहाँ से की गई? आपकी और मेरी जेब से। ये देश का सबसे बड़ा धोखा है दोस्तों। आज भारत में आम नागरिक यानी पर्सनल इनकम टैक्स देने वाले लोग देश की सारी बड़ी कंपनियों से ज़्यादा टैक्स चुका रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में कुल टैक्स का 35% हिस्सा कॉर्पोरेट से आता था, जो अब मोदी सरकार में 26% रह गया है। बोझ सीधा कॉर्पोरेट से उठा करके मिडिल क्लास पर डाल दिया गया है। और इतनी मार झेलने के बाद, इतना टैक्स देने के बाद हमें मिलता क्या है? न साफ हवा, न साफ पानी, न हेल्थ केयर, न इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अमेरिकन की एवरेज इनकम किसी भी इंडियन से 32 गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल भारत से सस्ता है। टीवी और फ़ोन जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका में भारत से सस्ती मिल रही हैं। महंगाई बढ़ रही है और सैलरी वहीं की वहीं। कॉर्पोरेट्स मुनाफे में तैर रहे हैं और आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टैक्स को खत्म कर देना चाहिए? क्या टैक्स जीरो कर देने से देश स्वर्ग बन जाएगा? इतना आसान होता तो क्या बात थी। चलिए दुनिया के सबसे बड़े टैक्स एक्सपेरिमेंट की केस स्टडी देखते हैं। 1981 का अमेरिका, अर्थव्यवस्था तबाह, महंगाई आसमान पर और टॉप टैक्स रेट 70%। तब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने टैक्स दरों में भारी कटौती कर दी। थ्योरी थी ट्रिकल डाउन, यानी अमीरों का टैक्स बचेगा तो वो निवेश करेंगे और नौकरियां पैदा होंगी, पैसा नीचे तक बहेगा। लेकिन रियलिटी, अमीर और अमीर हो गए और गरीब और ज़्यादा गरीब। देश पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गारंटी है कि टैक्स कटने पर कंपनी का मालिक उस पैसे से नई फैक्ट्री ही लगाएगा? क्या वो उस पैसे से प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकता? या फिर क्या वो उस पैसे से दुनिया की सबसे महंगी शादी में पैसे नहीं उड़ा सकता? सरकार टैक्स कम कर सकती है, पर इंसान के लालच को वो कैसे कंट्रोल करेगी? तो इस पूरे इंटरनेशनल ड्रामा से भारत के लिए क्या सबक है? सबसे पहला तो ये कि अगर आप टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप ईमानदार लोगों को चोर बनने पर मजबूर कर देंगे और काला धन वापस नहीं आएगा बल्कि और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और सिर्फ टैक्स कट करने से कुछ नहीं होगा, आपको ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो ये सुनिश्चित करें कि पैसा नीचे तक सच में जा रहा है और किसी एक अमीर इंसान की तिजोरी में नहीं रह रहा है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी घटाई तो लाखों मजदूरों को काम मिलने लगा। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, स्मगलिंग को सीधा सीधा निमंत्रण देना है। आपने सोने पर ड्यूटी बढ़ाई और सोने की स्मगलिंग 4 साल के टॉप पर पहुंच गई। और ये किसी इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, इंसान का स्वभाव है। तो इस पूरे सफर के बाद टैक्स स्लैब, काले बाजार और ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स को समझने के बाद हम वापस आते हैं रवि के केस पर। वो कोई टैक्स चोर नहीं है, वो सरकार से मुफ्त में कुछ नहीं मांग रहा, वो इस देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। लेकिन ये सिस्टम अपने इंजन के साथ एक फ्यूल टैंक जैसा बर्ताव कर रहा है, बस उसे खाली करते जाना है। समाधान टैक्स खत्म करना नहीं है बल्कि उसे न्यायपूर्ण और लॉजिकल बनाना है। इस वीडियो के जरिए सिस्टम से मेरी एक सीधी सादी मांग है। पहला कि इस टैक्स सिस्टम को सरल बनाओ, ये पुराना नया रिजीम का ढोंग बंद करना होगा। दूसरा कि टैक्स का बोझ सब पर डालो। सारा वजन सिर्फ सैलरी वाले इंसान के कंधे पर क्यों डाला जा रहा है? जीने लायक सैलरी मिली नहीं कि टैक्स की तलवार गर्दन पर। और दूसरी तरफ 2 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनीज कितना टैक्स देती हैं, कैसे बचाती हैं, ये कौन नहीं जानता। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज 30 साल तक बिना टैक्स दिए बच जाती हैं, क्यों? और तीसरा कि थोड़ा तो लॉजिकल बनो यार। इंश्योरेंस, दवाइयाँ और ज़रूरत की चीज़ों पर जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स क्यों लगाए गए हैं? ये डकैती है। एक अच्छे टैक्स सिस्टम की पहचान ये नहीं है कि वो कितना टैक्स इकट्ठा कर रहा है, बल्कि ये है कि वो अपने नागरिकों को तरक्की करने के कितने मौके दे रहा है।
तो अगली बार जब रवि अपनी सैलरी स्लिप देखेगा तो उसे क्या अपनी मेहनत का फल दिखेगा या एक ऐसी व्यवस्था का बोझ दिखेगा जिससे उसकी तरक्की की रफ्तार और धीमी पड़ती जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या आप भी रवि की तरह इस टैक्स के जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद। Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and